Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the third chapter of Flamingo book, and the title is Deep Water, written by William Douglas. और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा कि विलियम डगलस जो कि इस स्टोरी के नैरेटर हैं, उन्होंने अपने डर के बारे में बताने की कोशिश की है। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से वो पानी से डरा करते थे और उन्होंने अपने इस डर पे जीत पाने के लिए क्या क्या किया। हालांकि उनकी माँ उन्हें हमेशा ये सजेशंस, ये हिदायत दिया करती थी कि यकीमा रिवर बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही ट्रेचेरियस है, कोई भी उसमें तैरने जाता है तो वो प्रायः डूब जाता है। तो बहुत ही केयरफुल रहने के लिए कहती हैं यकीमा रिवर से विलियम डगलस को उनकी माँ। लेकिन फिर भी विलियम डगलस अपने डर को ओवरकम करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि YMCA के स्विमिंग पूल में वो तैरना शुरू करेंगे, क्योंकि YMCA का स्विमिंग पूल एक बहुत ही सेफ प्लेस था जहाँ पे वो स्विमिंग सीख सकते थे और इस तरीके से वो अपने फियर को ओवरकम कर सकते थे। अब हम देखेंगे कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है। I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tailed bottom was as white as clean as a bathtub. तो नरेटर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो उस समय पूल पे जब गए वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था और वो प्लेस, वो जगह बिल्कुल शांत थी। चूँकि वहाँ कोई था नहीं, इस वजह से वो जगह भी बिल्कुल शांत थी। पानी बिल्कुल स्टिल था, रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, और जो स्विमिंग पूल का बॉटम था वो बिल्कुल वाइट सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि नीचे जो टाइल्स लगी थी वाइट कलर की, उसकी वजह से वाइट रिफ्लेक्शन हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो कोई बाथ टब है। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. और यहाँ पे नैरेटर बता रहे हैं कि वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे अकेले पानी में जाने से, इसलिए वो पूल के किनारे पे बैठ गए और दूसरों का इंतज़ार करने लगे। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, Skinny, how do you like to be dugged?" तो नैरेटर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उनको वहाँ पे गए और स्विमिंग पूल के किनारे पे बैठे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तभी वहाँ पे एक ब्रूजर सा लड़का आता है। ब्रूजर सा लड़का मतलब कि एक इस तरीके की पर्सनालिटी वाला लड़का जो कि बहुत ही एग्रेसिव होता है और हमेशा आर्गूमेंट्स करने के लिए तैयार रहता है, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। अ काइंड ऑफ एंग्री यंग मैन। उस लड़के के फिज़िकल अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जैसा कि बॉडी बिल्डर्स होते हैं और जैसे कि उनकी पूरी जो फिज़िक होती है, ऐसा लगता है कि उनके फिज़िक में रिपल्स बने हुए हैं, जो डिफरेंट शेप होता है उनके मसल्स का, जैसे बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, बिल्कुल वैसा ही वो लड़का था और उसके चेस्ट पे बड़े बड़े थिक हेयर्स थे। और उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा कि हाय स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड? विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। और ऐसा कह के उसने इंतज़ार भी नहीं किया और तुरंत ही उसने मुझे उठाया और पानी में फेंक दिया। और किधर की तरफ फेंका? जिधर ज़्यादा गहराई थी। I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. और जब उस लड़के ने
नैरेटर को फेंका तो वो बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में ही पानी में गिरे, और पानी में गिरते ही उन्होंने ढेर सारा पानी सॉलो कर लिया और धीरे धीरे वो बॉटम की तरफ बढ़ने लगे। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। विट्स का मतलब होता है इंटेलिजेंस। तुम नरेटर बताते हैं कि हालांकि वो डर तो गए थे, लेकिन वो इतने भी नहीं डरे थे कि उनकी बुद्धि ही काम न करे। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड when my feet hit the bottom I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool। अब वो कॉन्शियस थे, उनका दिमाग काम कर रहा था। तभी उन्होंने प्लान किया कि जैसे ही मैं बॉटम को हिट करूँगा, स्विमिंग पूल के बॉटम को हिट करूँगा, मैं एक ज़ोर सी छलांग लगाऊंगा और बिल्कुल पानी के सरफेस पे आ जाऊंगा। फिर पानी पे मैं बिल्कुल फ्लैट लेट जाऊंगा और पैडलिंग करते हुए पूल के एज तक पहुंच जाऊंगा और इस तरीके से मैं बच जाऊंगा। प्लान तो उन्होंने सही बनाया था। अब देखते हैं कि वो इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90 एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि हालांकि जो पूल की गहराई थी वो 9 फीट थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो 90 फीट है, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो 9 फीट की दूरी है उसको तय करने में उनको कितना टाइम लग रहा है, और जब तक वो बॉटम को टच करते तब तक उनका लंग ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल फट सा जाएगा। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड all my strength and made what I thought was a great spring upwards। तो जैसे ही उन्होंने बॉटम को हिट किया, उन्होंने अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हुए एक झटके से बिल्कुल स्प्रिंग की तरह ऊपर आने की कोशिश की। आई इमेजिन्ड हाउ वुड पॉप टू द सर्फेस लाइक ए कॉर्क, और ऐसा इमेजिन किया कि जैसे शैम्पेन की बॉटल से कॉर्क बाहर की तरफ निकलता है, मैं भी बिल्कुल वैसे ही ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water, water that had a dirty yellow tinge to it। अब वो क्या कह रहे हैं कि जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर की तरफ आया, और जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चारों तरफ पानी ही पानी है। और वो पानी कैसा है? थोड़ा पीलापन लिए हुए गंदा सा पानी है। आई ग्रीव पैनिकी, I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water। अब वो थोड़ा पैनिक हो गए थे, घबरा से गए थे, और इस घबराहट में वो अपने हाथ पैर चलाने लगे, और ऐसे चला रहे थे जैसे लग रहा था कि वो एक रोप को पकड़ना चाहते हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उनके हाथ में बार बार पानी ही आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। और मैं सफोकेट करने लगा। सफोकेट का मतलब क्या? अफनाहट सी होने लगी, सांस उखड़ने सी लगी। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट। मैं चिल्लाना चाह रहा था, मैं चीखना चाह रहा था, लेकिन कोई भी आवाज़ मेरे गले से बाहर नहीं निकली। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। और इस प्रक्रिया में मेरी आँखें और मेरी नाक पानी से तो बाहर आ गई, लेकिन मेरा मुंह अभी भी पानी में ही था। आई फ्लेलेड एट द surface of the water, swallowed and choked। I tried to bring my legs up, but they hung as dead weight, paralyzed and rigid। A great force was pulling me under। I screamed, but only the water heard me। I had started on the long journey back to the bottom of the pool। उन्होंने बहुत कोशिश की पानी पीने की वजह से। अब वो उनका उनका जो लंग था वो बिल्कुल चोक होने लगा था, और उन्होंने प्रयास किया कि उनके पैर ऊपर की तरफ आएं, लेकिन वो बिल्कुल मरे हुए से डेड पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो पैरालाइज हो गए हों और रिजिड हो गए हों, और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि एक बहुत ही तगड़ा फोर्स जो है उन्हें नीचे पानी की तरफ खींच रहा है। मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी। लेकिन मेरी जो चिल्लाहट थी, मेरी जो स्क्रीम थी, वो कोई और नहीं सुन पाया, वो पानी में ही कहीं गुम हो गई। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। और फिर से मैं उस गहराई स्विमिंग पूल के गहराई की तरफ बढ़ने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन।
expanding my strength as one in a nightmare fight, an irresistible force. और जैसे ही वो नीचे की तरफ जाने लगे, उनकी सारी स्ट्रेंथ जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। जैसे जैसे कि कोई व्यक्ति सपने में कोई डरावना सपना देख रहा होता है और जो व्यक्ति उसे डरा रहा होता है उससे वो लड़ता है लेकिन जीत नहीं पाता, बिल्कुल वैसे ही नैरेटर की हालत हो गई थी। वो पूरा का पूरा स्ट्रेंथ लगा रहे थे लेकिन वो स्ट्रेंथ उनको बचाने में काम नहीं आ रही थी और धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ भी ख़त्म होने लगी। आई हैड लॉस्ट माई ब्रीथ, और मेरी सांसें जो है बिल्कुल उखड़ सी गई थी। माई लंग एज्ड, माई हेड थ्रॉब्ड, और मेरा जो लंग था वो दर्द कर रहा था और मेरे सिर में थ्रॉबिंग हो रही थी, यानी कि जिस तरीके से हमारा हार्ट धड़कता है बिल्कुल वैसे ही थ्रॉबिंग उनके सिर में हो रही थी। आई वॉज गेटिंग डिजी बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी। अब धीरे धीरे मैं ड्राउजीनेस घेर रहा था, मुझे अनकॉन्शियस हो रहा था मैं, लेकिन मुझे अभी भी वो स्ट्रेटजी याद थी, मुझे वो स्ट्रेटजी वो प्लानिंग याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस। यानी कि उन्हें किसी ने समझाया होगा या जो भी ट्रेनर रहा होगा वो समझाया होगा कि जब भी बॉटम पे पैर टच करे तो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह ऊपर ऊपर उछलो और आप पानी से बाहर आ जाओगे। तो ये स्ट्रेटजी उनको बार बार याद आ रही थी, उनके दिमाग में ये स्ट्रेटजी चल रही थी। I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. और ये उनको बात याद आ रही थी कि एक बार जब वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, वो पानी पे बिल्कुल फ्लैट लेट जाएंगे, पैरों पे पानी पे अपने पैरों से स्ट्राइक्स करेंगे, अपने हाथ को चलाते हुए वो स्विमिंग पूल के एज तक पहुंच जाएंगे और बच जाएंगे। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। आई ओपन माई आइज, नथिंग बट वाटर विथ ए येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो गहराई में नीचे की तरफ चलते ही जा रहे थे और उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो उनको पानी के सिवा कुछ और नहीं दिखाई दिया, वही पीले रंग का पानी, डार्क कलर्ड वाटर, जिससे कि बाहर कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows us understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. तो वो बता रहे हैं कि उनको एक डर सताने लगा, ऐसा डर जिसको कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते या वही व्यक्ति एक्सप्लेन कर सकता है जिसने उस डर को एक्सपीरियंस किया हो। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, अब मैं बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया था, मेरा हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। स्टिफ रिजिड विथ फियर, और डर के मारे मैं बिल्कुल स्टिफ और रिजिड हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो चिल्लाहट थी, जो मैं चिल्लाना चाह रहा था, वो भी मेरे लंग्स में फ्रीज हो गया था। ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, और मेरा जो हार्ट धड़क रहा था और मेरे सिर में जो थ्रॉबिंग हो रही थी उसकी वजह से मुझे अभी भी एहसास था कि मैं जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, द टोज रीच्ड आउट एज इफ इट टू ग्रैब देम। आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड। और इस डर, इस खौफ के बीच मुझे याद आता है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने प्लान के बारे में याद आता है। मुझे ये याद आता है कि जैसे ही मैं बॉटम को टच करूँगा मुझे एक लंबी छलांग लेनी है, और आखिरकार मेरे जो पैर हैं टाइल्स को फील करने लगे, और जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि मैं अब बॉटम तक पहुंच गया हूं, तो मैंने एक छलांग लगाई। जो भी मेरे पास स्ट्रेंथ बची थी, जो भी दमखम बचा था, उस सबको इकट्ठा करके मैंने फिर से एक बार अपने पैरों की मदद से ऊपर की तरफ छलांग लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। लेकिन इस छलांग से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी पानी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। मैंने रस्सियों को देखा, रस्सियों के सहारे के लिए इधर उधर देखा, लैडर्स ढूंढा, वाटर विंग्स ढूंढे ताकि उसकी मदद से मैं तैर के किनारे तक पहुंच जाऊं।
लेकिन कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ पानी ही मौजूद था वहाँ पे। अ mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me like a great charge of electricity. और इस माहौल में, जबकि अभी भी उसका कॉन्शस लेवल जिंदा था, अभी भी वो सोच समझ सकता था और अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसने वैसा ही किया जैसा कि करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं रहा। अभी भी चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, येलो कलर का, येलोइश टेक्सचर का पानी। और फिर से एक खौफ, एक बिजली के जैसे उसके शरीर में दौड़ जाता है। I shook and trembled with fright. My arms would not move, my legs would not move. I tried to call for help, to call for mother, nothing happened. और अब मैं डर से, खौफ से कांप रहा था। मेरे हाथ बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे, मेरा पैर बिल्कुल जड़ हो गया था, स्टिल हो गया था। मैंने हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश की, मैंने अपने माँ को पुकारा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और बड़ी अजीब तरीके से मुझे एक लाइट दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, और मैं उस गंदे पीले रंग के पानी से बाहर आ रहा था। एट लास्ट माई आइज़ वर, माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। कम से कम मेरी आंखें उस पानी से बाहर आ गई थी और मेरी नाक भी अब पानी से बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। अब फिर से जो है तीसरी बार अब मैं पानी में नीचे की तरफ जाने लगा, और चूँकि मेरी नाक ऊपर थी, मेरी आँख भी ऊपर थी, तो मैंने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इस बार भी पानी ही मेरे मुंह में आया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। अब धीरे धीरे जो येलोइश लाइट मुझे दिखाई दे रहा था, चूँकि मेरी आँखें और मेरी नाक बाहर थी पानी से, वो अब धीरे धीरे फेड होने लगी, क्योंकि अब मैं दोबारा से नीचे की तरफ बढ़ रहा था। Then all effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. अब नैरेटर ये क्या बता रहा है कि वो जो भी प्रयास कर रहा था, वो अब उसने बंद कर दिया, सारे प्रयास को बंद कर दिया और बिल्कुल रिलैक्स फील करने लगा। यहाँ तक कि नैरेटर बता रहा है कि उसके पैर बिल्कुल निर्जीव से, लाइफलेस से महसूस होने लगे उसे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और दिमाग में बिल्कुल अंधेरा सा छाने लगा। इट वाइप्ड आउट फियर, और इस तरीके से उसके अंदर से सारा का सारा डर निकल गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, जो भी खौफ था वो बिल्कुल गायब हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, और बहुत ही वो शांत सा महसूस कर रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और उसे लग रहा था कि अब उसे किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। दिस इज़ नाइस, और ये जो फीलिंग थी बहुत नाइस थी। टू बी ड्राउजी, टू बी गो टू स्लीप, मतलब ऐसा महसूस करना कि अब उसे नींद आ रहा है, और उसे महसूस हो रहा था कि अभी कूदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, इस वजह से वो कूद भी नहीं सकता। और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे स्पेस में फ्लो करना चाहिए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे अपने बाहों में भर लेता। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी माँ उसको अपने बाहों में भर लेती। और अब उसे ऐसा महसूस होने लगा कि अब उसे सो जाना चाहिए। तो इस तरीके की साइकोलॉजी कब डेवलप होती है? इस तरीके की साइकोलॉजी तब डेवलप होती है जब इंसान अपने सारे होप को खो देता है। अब उसे लगता है कि अब वो बिल्कुल बच नहीं सकता। तो ठीक ऐसी ही साइकोलॉजी अब जो नैरेटर है उसके दिमाग में भी डेवलप हो रही है। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन
and then curtain of life fell. यहाँ पे oblivion का मतलब होता है a state in which you do not realize what is happening around you just because you are feeling unconscious. तो I crossed to oblivion and the curtain of life fell. अब जो नैरेटर है वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया था और ऐसा लग रहा था कि अब उसके जीवन का जो पर्दा है, जो जीवन रूपी नाटक है, उसका जो पर्दा है अब गिरने वाला है. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. The chap that threw me in was saying, "But I was only fooling." Someone said, "The kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room." और जो आखिरी बात उसे याद थी वो ये याद आया कि वो पेट के बल लेटा हुआ था और वोमिट कर रहा था, और जिस लड़के ने उसको पानी में फेंका था वो कह रहा था कि मैं तो बस मजाक कर रहा था. तभी किसी ने कहा कि लड़का लगभग मर चुका था, अब चलो इसे लॉकर रूम तक लेके चलते हैं. यानी कि जब नैरेटर अपना कॉन्शियस खो देता है तभी उसको कोई बचा लेता है. कोई मतलब कि जिस लड़के ने उसको पानी में फेंका होता है वो लड़का उसको बचा लेता है और उसको लॉकर रूम की तरफ लेके जाते हैं. So students, this is for today, and the remaining portion of this story we will try to cover up in our next video. Till then, have a good day.